कहानी सुनकर दांतों तले दबा लेंगे उंगली। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज शनिवार है और इंडिया विस्तार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक वर्मा। दिल्ली के टिकटॉक स्टार शिया कक्कड़ की मौत का रहस्य अभी खुला नहीं है। पुलिस उसके कॉल डिटेल्स की जांच अब करेगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर शिया कक्कड़ ने सुसाइड किया तो क्यों किया। हालांकि पुलिस ने कई सारे और लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर शिया कक्कड़ की सुसाइड का कारण क्या था और क्यों वो इस स्टेप को उसने उठाया। लेकिन शिया कक्कड़ के सीडीआर से पुलिस को उम्मीद है कि बहुत कुछ सामने आएगा और कॉल डिटेल्स आएगा। उस मुद्दे पर भी हम अपने इंडिया विस्तार के माध्यम से या indiavistar.com के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आज एक कहानी की बारी है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि देश का सबसे बड़ा सुपर नटवरलाल जिसको पुकारते हैं, जिसको कहते हैं, वो सोमवार यानी 29 जून 2020 को 81 साल का हो जाएगा। इस तरह उसे हम सबसे बूढ़ा सुपर नटवरलाल भी कह सकते हैं। मैं आज उसी की कहानी बताता हूँ, कैसे ये नटवरलाल बना, कौन था ये, कैसे हुआ ये। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि ये नटवरलाल कौन है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग इसको जानते होंगे। इसका नाम है धनीराम मित्तल। जी हाँ, धनीराम मित्तल। धनीराम मित्तल की आखिरी गिरफ्तारी 2016 में दिल्ली के तेज तर्रार इंस्पेक्टर राजपाल डबास ने की थी। धनीराम मित्तल की कहानी वैसे तो बहुत 70 के दशक से शुरू हो रही है, लेकिन मैं सन 2005 के दिसंबर से इसकी कहानी शुरू करना चाहूँगा। 6 दिसंबर 2005 का वो दिन था जब 30 हजारी अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तत्कालीन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश कुमार की कोर्ट में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमे की सुनवाई होने जा रही थी। आरोपी था ऋषि कुमार। राजेश कुमार आकर जज की कुर्सी पर बैठे और उन्होंने 2-4 फाइल निपटाने के बाद बारी आ गई ऋषि कुमार, जो विकासपुरी में सन 2002 में पकड़ा गया था आर्म्स के साथ, उसकी पेशी की। आवाज़ लगाई गई, ऋषि कुमार अपने वकील के साथ आ गया। लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही कोर्ट रूम में बैठे दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव संजीव नसियार ने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा, जनाब, जिसका मुकदमा आप सुनने जा रहे हैं उसका वकील फर्जी है। अदालत में अचानक सन्नाटा छा गया। जज खुद भी चौंक गए कि ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे हो रहा है। और ऋषि कुमार का वकील भी उसकी तरफ, संजीव नासियार की तरफ देखने लगा और ऋषि कुमार खुद भी भौचक्का रह गया। अब ये भरी अदालत की बात थी। संजीव नासियार की बात का जवाब ऋषि कुमार के वकील, सफाई वकील ने ऐसे दिया। उसने कहा, योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। संजीव नासियार ने भी तत्काल जवाब दिया, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। उन्होंने आगे कहा, आप कितने बड़े इज्जतदार हैं या कई स्टेट के पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। उससे भी बड़ी बात है कि आप वकील हैं ही नहीं। ऋषि के वकील ने फिर कहा, योर ऑनर, मेरी बेइज्जती है ये, मेरी बेइज्जती है ये। उधर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आर्म्स एक्ट का मुकदमा था, जिसकी सुनवाई होनी थी, उसकी फाइल को किनारे हटाया और सोचा कि सबसे पहले इस फाइल को निपटाता हूँ, इस बात को निपटाता हूँ कि आखिर क्या बात है कि संजीव नासियार ने किसी वकील को फर्जी वकील कहा है और नटवरलाल कहा है। उन्होंने, राजेश कुमार ने, क्योंकि संजीव नासियार को भी जानते थे और जानते थे कि ये सचिव हैं, ये ऐसे कोई बात हल्के उसमें अंदाज में नहीं कहेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे पहले सफाई वकील से पूछताछ शुरू की कि आपका नाम क्या है। सफाई वकील जो ऋषि कुमार का था, जिसको संजीव नासियार ने फर्जी वकील कहा था, उसने तुरंत जवाब दिया कि जनाब, वैसे तो केस फाइल में मेरा नाम दर्ज है,
लेकिन फिर भी मैं अपना नाम बता देता हूं, मेरा नाम धनीराम है। राजेश कुमार ने फिर पूछा, कहाँ रहते हैं? जवाब मिला, जहांगीरपुरी दिल्ली में। फिर पूछा गया, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जनाब 27 साल से ज़्यादा हो गए। यहीं दिल्ली में? पहले रोहतक में, पहले रोहतक, झज्जर और चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता था, अब दिल्ली में करता हूँ, जवाब था। वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? अगला सवाल राजेश कुमार का उस वकील सफाई से था। तो उसने बताया, श्री गंगानगर राजस्थान से। बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन? ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब वकील सफाई के पास नहीं था, वह बगले झांकने लगा। फिर पूछा गया कि क्या आप वकील होने का कोई और सबूत दे सकते हैं? जवाब मिला, इस समय कोई और सबूत नहीं है। उस समय तक 30 हजारी अदालत में फर्जी वकील की बात जंगल में आग की तरफ फैल गई थी और वकीलों का एक पूरा भीड़ उस राजेश कुमार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट रूम के बाहर इकट्ठा हो गया था। उधर वकील सफाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। दूसरी तरफ संजीव नसियार का हौसला बुलंद था। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि योर ऑनर, यह शख्स न्याय के मंदिर को गुमराह कर रहा है। झूठ बोलना इसकी आदत है और फरेब इसकी फितरत। इसी साल पटियाला हाउस कोर्ट में फरवरी में यह गिरफ्तार हो चुका है और जेल से जमानत पर बाहर आकर फिर 30 हजारी हालत में फर्जीवाड़ा करने पहुंच गया। पुलिस को बुलाइए और सारा मामला अपने आप ही साफ हो जाएगा। धनीराम की बोलती अब बंद हो चुकी थी। उसने अपना सिर झुका लिया। उसे पता चल गया था कि अब कोई झूठ चलने वाला नहीं है। दरअसल अब आपको एक सवाल आ रहा होगा इस पूरी कहानी में कि संजीव नसियार को कैसे पता चला कि धनीराम एक फर्जी वकील है। दरअसल 6 दिसंबर 2005 को जब सुनवाई होनी थी ऋषि कुमार की, जो ये जिस सुनवाई में ये सारा भेद खुला, उसके पहले सुबह 9:15 बजे के आसपास संजीव नसियार को एक फ़ोन आया था जिसमें धनीराम के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई थी। संजीव नसियार ने वहीं से जाना था और कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। खैर, वकील सफाई था धनीराम, उसको पकड़ लिया गया। वकीलों ने उसकी गले में तख्ती कि मैं फर्जी वकील हूँ करके कोर्ट रूम में घुमाया और उसको सब्जी मंडी, दिल्ली की सब्जी मंडी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। धनीराम को उस समय शायद याद नहीं होगा कि उसकी कौन जेल यात्रा थी, यानी कितनी बार कौन सा ऐसा बार था, ऐसा बारी थी जो ये जेल जाने की बारी आई। अब आपको इसके लिए धनीराम की कहानी का आरंभ से जानना होगा। धनीराम कौन था, कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, तभी आप उसकी जेल की पूरी यात्रा को जान सकेंगे। आपको बताता हूं, धनीराम की कहानी सुनी होती है हरियाणा के रोहतक से। रोहतक में एक आटा मिल के मालिक थे अमीराम मित्तल। उनके परिवार में पत्नी किन्नी देवी के अलावा 4 बेटियां और 5 बेटे थे। इन्हीं बेटों में से एक का नाम था धनीराम। उसका जन्म 29 जून 1939 का हुआ था। उसी हिसाब से मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि देश का सबसे बूढ़ा सुपर नटवर लाल 29 जून को 81 साल का हो जाएगा। 9 बहन भाइयों में धनीराम का दिमाग सबसे तेज था। हर इम्तिहान में वह अव्वल आता था, जिससे उसके माँ बाप बहुत खुश थे। कक्षा दर कक्षा पास करते हुए उसकी पढ़ाई चल रही थी। उसने रोहतक के हिंदू कॉलेज से बीएससी और श्री गंगानगर के खालसा कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ वो नौकरी के लिए भी कोशिश करता रहा था। पहली नौकरी उसकी कोशिश का उसे फल मिला था। पहली नौकरी और रेलवे में उसे बुकिंग क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। पोस्टिंग थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। लेकिन धनीराम को लगा कि यह नौकरी उसके लायक नहीं है, इसलिए वह दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा। उन दिनों सरकारी नौकरी की इतनी अकाल नहीं होती थी, लोगों को नौकरी मिलती थी। धनीराम को भी नौकरी मिली और हरियाणा राज्य परिवहन निगम में वह इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गया। लेकिन धनीराम का यहाँ भी मन नहीं लग रहा था, उसकी मंजिल कुछ और थी। वो फिर नौकरी की तलाश करने लगा और इसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करने लगा। कई नौकरियां बदली और उसने वकालत की डिग्री का भी बंदोबस्त कर लिया। और उसके बाद उसने क्या किया, करनाल स्थित मॉडर्न सेल नाम की एक संस्था से उसने हैंडराइटिंग में भी डिप्लोमा हासिल की। इसके बाद इसके हैंडराइटिंग में और एक्सपर्ट होने के लिए वह कोलकाता चला गया, जहां उसने 3 साल की
हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की और तब वो वापस चला आया। शुरू में धनीराम मित्तल इस अपनी हैंड राइटिंग विशेषज्ञता का कहें, हैंड राइटिंग एक्सपर्टाइज का दूसरों को मदद पहुंचाने में काम लेता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी जो मंजिल थी, उसका जो थॉट था, उसका जो क्रिमिनल माइंड था वो एक्टिव हो गया और वह फर्जी कामों में अपनी हैंड राइटिंग विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने लगा। दोस्तों, अब शुरू होती है धनीराम मित्तल के पहले ठगी की कहानी। उसका पहला शिकार था 1971 में बीकानेर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ओम प्रकाश शर्मा। एक दिन की बात है, ओम प्रकाश शर्मा अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। अचानक उन्हें एक टेलीग्राम मिला और उस टेलीग्राम में लिखा था कि उनका तबादला दिल्ली पुलिस मुख्यालय कर दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, दिल्ली रेलवे मुख्यालय कर दिया गया है। 2 दिन बाद उन्हें कहा गया था कि दिल्ली मुख्यालय आकर रिपोर्ट करें। ओम प्रकाश शर्मा को यह समझ नहीं आ रहा था कि जब तबादले की बारी नहीं है, प्रमोशन की बारी नहीं है, तो उनका प्रमोशन कैसे हो गया, उनका तबादला दिल्ली क्यों कर दिया गया। अभी ये सारे सवाल ओम प्रकाश शर्मा के दिमाग में घूम ही रहे थे कि एक सुटेड बेटेड आदमी उनके पास आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी नियुक्ति की चिट्ठी उन्हें दी और उन्हें तबादला का पत्र भी सौंपा और कहा कि दिल्ली मुख्यालय में उनकी बहुत तारीफ होती है, उनके प्रमोशन के चर्चे बहुत हैं। ओम प्रकाश शर्मा ने रात भर उस व्यक्ति को रखा, उसका नाम था धनीराम, और उसका सेवा सत्कार किया और सुबह उसको बुकिंग का सारा पैसा सौंप कर और चार्ज देकर अपने हिसाब से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ओम प्रकाश शर्मा अपने दिल्ली तबादले को लेकर शुरुआत में भौचक्के जरूर थे, लेकिन दिल्ली तबादले की बात जब उनका कार्यभार लेने वाला शख्स ने आकर समझाया था कि दिल्ली रेलवे मुख्यालय में उनके बारे में काफ़ी तारीफ हो रही है, तो वो काफ़ी उत्साहित भी थे। उन्होंने रास्ते भर भिखारियों को पैसे बांटे और खुश हुए कि अब उनके बच्चे दिल्ली के अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे और परिवार का जीवन स्तर कुछ और बढ़ जाएगा। लेकिन जब दिल्ली रेलवे मुख्यालय ओम प्रकाश शर्मा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ना तो उनका कोई प्रमोशन किया गया है और ना उनका तबादला किया गया है। वह उल्टे पांव दौड़े बीकानेर की ओर, लेकिन धनीराम मित्तल तब तक बुकिंग के सारे पैसे और सब कुछ लेकर फरार हो चुका था। धनीराम की यह पहली ठगी थी जिसमें बीकानेर के रेलवे स्टेशन मास्टर ओम प्रकाश शर्मा शिकार बने थे। लेकिन धनीराम मित्तल नहीं रुका। 8 महीने बाद ही पूर्णिमा के दिन जब गंगा स्नान को लेकर काफ़ी भीड़ होती है, गढ़मुक्तेश्वर के स्टेशन मास्टर को उसने ठगा और वहां से भी बुकिंग के सारे पैसे लेकर फरार हो गया। अब रेलवे में धनीराम मित्तल की ठगी के इतने चर्चे हो चुके थे कि किसी भी अधिकारी को तबादले की बात आती सामने या कोई और आके चिट्ठी देता, तो जब तक उसको क्रॉस चेक नहीं करता था, पुष्टि नहीं करता था, वो किसी को अपना चार्ज नहीं दिया करता था। आप सोचिए रेलवे में कितना कुख्यात हो चुका होगा धनीराम मित्तल। लेकिन इसके आगे जो हुआ उसको जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सुपर नटवरलाल का जो ये कारनामा था वो काफ़ी उस समय चर्चित हुआ था। ये था जज को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति देने का कारनामा। धनीराम से पैसों के लिए जालसाजी असल में नहीं करता था, वो व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए भी जालसाजी करता था और उसके निजी खुन्नस का शिकार हुए थे रोहतक के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एमएल परूथी। उनका पूरा कैरियर तबाह होते होते बचा था। दरअसल एमएल परूथी को एक दिन रजिस्टर्ड डाक से एक पत्र आया था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। मुख्य न्यायाधीश की तरफ से लिखे गए इस पत्र में कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और वो अपना कार्यभार तुरंत छोड़ दें। परूथी का हलक सूख गया। रात भर उनको नींद नहीं आई। वह दौड़े भागे चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुँचे। मुख्य न्यायाधीश से उन्होंने मिलने की कोशिश की। उनके चैम्बर में उनसे मुलाकात कर उनसे कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या बात करते हैं, मैं आपकी हैंडराइटिंग जानता हूं और ये देखिए आपका इस्तीफा आप ही की हैंडराइटिंग में था और इसीलिए मैंने स्वीकार भी किया। परूथी को काटो तो खून नहीं, वो घबरा गए थे। क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से वो कई जुडिशियल सर्विसेज के सफ़र तय करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने थे और ये अचानक इस्तीफा किसने दे दिया, कैसे दे दिया? चीफ जस्टिस को भी कुछ कुछ उनकी बातों को समझ में
आ रहा था और उन्हें दया आ रही थी। उन्होंने कहा कि आप जोर लगाइए कि कौन ऐसा कर सकता है। तब परूथी ने कहा कि उनके कोर्ट में धनीराम मित्तल है का केस चल रहा था, जिसमें उसको सही आचरण करने के लिए कहा गया था और उसने ये भरी अदालत में धमकी दी थी कि वो उसको देख लेगा। तब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एमएल परूथी से कहा कि आप तुरंत जाइए और रोहतक में पहले पुलिस का मुकदमा कराइए। जब तक धनीराम अरेस्ट नहीं होता आपके इस्तीफे को हम कैंसिल नहीं कर सकते। दौड़े दौड़े परूथी वापस रोहतक आए, वहाँ सिटी पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया और धनीराम मित्तल अरेस्ट हुआ। उसके बाद कहीं जाकर ये मामला ठंडा हुआ और परूथी का इस्तीफा कैंसिल किया गया। एक चीज़ और दोस्तों बता दूं, अपने 2 ठगी की 2-3 वारदातें आपको इसकी बताई मैंने, अभी और भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको इसके बाद पहले बताना चाहता हूं कि धनीराम सुपर नटवरलाल था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वह किसी भी वारदात में अपने नाम को नहीं छिपाता था। जैसे आमतौर पर नटवरलाल और ये ठग जो होते हैं वो अलग अलग नामों से लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग नामों से बात करते हैं, लेकिन धनीराम मित्तल हर जगह अपना वास्तविक नाम इस्तेमाल करता था, वास्तविक नाम से वह लोगों के पास जाता था। पश्चिमी दिल्ली में उसे इंस्पेक्टर राजपाल डबास की टीम ने आखिरी 2016 में पकड़ा था और वो वाहन चोरी में पकड़ा गया था। वो कैसे वाहन चोरी करता था और कैसे वाहन चोरी तक पहुंचा ये भी मैं कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक इसके जीवन का, इसके ठगी के कैरियर की सबसे बड़ी वारदात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनिएगा, जरूर ध्यान से सुनिएगा। रोहतक के झज्जर में हुआ ये था कि एक जज साहब लंबी छुट्टी पर गए थे। धनीराम ने हाई कोर्ट का फर्जी कागजात बनाया और झज्जर का जज बन बैठा। जी जनाब, झज्जर का जज बन बैठा और सिर्फ जज बन ही नहीं बैठा, 1.25 महीने तक उसने 2000 से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई की और 30 से अधिक हत्या जैसे संगीन मामलों में 30 से अधिक कैदियों को रिहाई भी कर दी। जरा सोचिए, 1.25 महीने तक एक फर्जी आदमी जज बना रहा, मुकदमे की सुनवाई करता रहा और 2000 से ज़्यादा मुकदमे उसने सुन लिए, लेकिन अदालत से जुड़े लोगों को, अदालत के स्टाफ को, किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। जब मामला खुला 1.25 महीने बाद तो वह जेल जरूर गया, लेकिन जेल से आने के बाद उसने फिर एक कारनामा किया। उसने रोहतक के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के फर्जी राशन कार्ड 5000 हलवाइयों को बांट दिया पैसे लेकर। उस समय चीनी राशन कार्ड पे चीनी और मिट्टी का तेल मिला करता था, ऐसे ओपन में चीनी महंगी हुआ करती थी। तो ये इस राशन कार्ड का फ़ायदा उठाकर हलवाइयों ने खूब जम के राशन कार्ड से चीनी लिया। जब भेद खुला तो सारे हलवाइयों के राशन कार्ड कैंसिल किए गए और धनीराम को जेल भेजा गया। अब उसी समय ठगी और जालसाजी के अलावा धनीराम चोरियां भी करने लगा था। कार से स्टोरी चुरा लेना, कार में रखे ब्रीफकेस को उड़ा लेना, ये उसकी आदत बन गई थी। फर्जी जज के मामले में जब वह जेल गया था तो कैसे जेल से बाहर आया था, ये भी एक अपने आप में दिलचस्प कहानी है। वो फर्जी कागजात बनाने में इतना एक्सपर्ट हो चुका था। कोलकाता की शिक्षा और जो करनाल की शिक्षा थी वो इसके इतने काम आ रही थी ठगी में कि उसने सिर्फ अपनी ही रिहाई का फर्जी कागजात नहीं बनाया था, बल्कि कई और कैदियों को रिहाई के कागज बना दिए थे। कागजात इतनी सफाई से बनाए गए थे कि जब अधिकारी भी गच्चा खा गए थे। बाद में जब पता चला तो धनीराम सहित अन्य कैदियों की गिरफ्तारी की गई थी। जेल में ही उसकी मुलाकात अशोक नाम के एक वाहन चोर से हुई थी और यहीं से उसके वाहन चोरी का इंटरेस्ट बढ़ा था। दोनों आगे पीछे जेल से बाहर निकले थे और अशोक कार चुराकर दिल्ली लाने लगा। धनीराम उसके कागजात बनवा देता, फर्जी कागज बना देता था, फिर उस कार को ये विभिन्न इलाकों में बेच देते थे। यह धंधा उनका चल निकला। 26 अप्रैल 2004 को दोनों कार चुराने की नीयत से चंडीगढ़ जा पहुंचे। बहुत जगह भटकने के बाद वो हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में खड़ी एक मारुति कार को वह ले तोड़े, लेकिन जीरकपुर बॉर्डर के पास उस कार को रोक लिया गया। वह कार धनीराम अकेले चला रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने ही कार की चोरी की है और उसका साथी अशोक जो है वह बस से कार के लिए ग्राहक देखने के लिए दिल्ली निकल चुका है। उसी समय वह जेल गया और उससे जब बाहर निकला था तो उसने बहुत सारे फर्जी कागजात बनाकर वकालत करनी शुरू कर दी थी, जिसको बाद में 30,000 अदालत में उसने दावा किया था कि वह वकालत करता है चंडीगढ़ में आदि में।
लेकिन 2005 में फरवरी में इसी चक्कर में वो पहुंचा था फरवरी में, और वो पकड़ा गया था। फिर दिसंबर में उसने 30,000 अदालत में अटेम्प्ट की थी। फर्जी कागजात पर वो खुद का जमानती वारंट भी बना लेता था और दूसरों का फर्जी वारंट भी दे देता था। अब कोर्ट से फर्जी कागजात के उसके कारनामे इतने दूर दूर तक फैले हुए थे कि हरियाणा के भिवानी जेल में बंद कुख्यात बदमाश जिले सिंह ने जब उसका नाम सुना, ये सुना कि फर्जी कागजात बनाकर, फर्जी वारंट बनाकर वो जेल से रिहा कर देता है, तो उसने अपने एक संबंधी को धनीराम के पास भेजा। धनीराम ने उस संबंधी से बात कर ली, और लेकिन ये काम जो है, क्योंकि जो जिले सिंह था जो छुटना चाहता था फर्जी कागजात की बदौलत, वह 25 साल का सजायाफ्ता कैदी था, और धनीराम के लिए ज़रूरी था कि फर्जी कागजात के साथ साथ जेल भी के कुछ अधिकारी भी मिले हुए हों। उन दिनों जेल के जो अधीक्षक हुआ करते थे उनका नाम था आर.के. गुप्ता। धनीराम ने आर.के. गुप्ता के बेटे पंकज गुप्ता को किसी तरह पटा लिया और फर्जी कागजात की बदौलत जिले सिंह को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जब भेद खुला तो पंकज गुप्ता, धनीराम और जेल के 2 अन्य कर्मचारी नरेश और अंजू जेल भेजे गए थे। 4 नवंबर 1995 को उसे एक रोहतक जेल से फरीदाबाद की कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया, जहां वह भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर फरार हुआ और फिर पुलिस वालों को कभी नहीं मिल सका। दिल्ली के रानी बाग की अब कहानी आती है, जब आखिरी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली के रानी बाग में 5 नवंबर 2015 को एक सेंट्रो कार चोरी हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखा, उसमें कार चोरी करता धनीराम दिखाई दिया गया। मामले की जांच पश्चिमी दिल्ली के वाहन चोरी निरोधक दस्ते की टीम को दी गई थी। इस टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर राजपाल डबास। राजपाल डबास काफ़ी तेज तरार अफसर माने जाते हैं, तेज तरार इंस्पेक्टर माने जाते हैं। आपको याद होगा आरुषि हत्याकांड में इन्होंने ही आरुषि का मोबाइल ढूंढकर सीबीआई को दिया था। उनको धनीराम मित्तल की तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब प्रॉब्लम ये थी पुलिस के साथ कि पुलिस के पास धनीराम के फोटो तो थे, लेकिन धनीराम का ठिकाने का पता नहीं था। करते 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 धनीराम को ढूंढने के लिए बहुत जगह कोशिश की गई। ये 31 मार्च 2016 की बात है, जब पश्चिम बिहार के आउटर रिंग रोड पर धनीराम को गिरफ्तार करने में राजपाल डबास ने कामयाबी पाई, और उसके बाद जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो चंडीगढ़ पुलिस भी उसको अपने मामले में ले गई। ये थी धनीराम की 80 साल में किए गए सैकड़ों, हजारों, कहिए सैकड़ों शायद कम होगा, हजारों ठगी की वारदात में से चंद वारदातों की एक बानगी। धनीराम मित्तल 81 साल का हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। उम्मीद है वो ठीक से रह रहा होगा, उम्मीद है वो कारनामा नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको धनीराम जैसे और लोगों से बचने की ज़रूरत है। और साथ ही आपको हमसे जुड़े रहने के लिए इंडिया विस्तार को सब्सक्राइब भी करने की ज़रूरत है, जहां ऐसी कहानियां, ऐसे चर्चे अक्सर आपको मिला करेंगे। अगली बार जब मैं आऊं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड मॉर्निंग।